आज ये सी सेट की फिर तीसरी क्लास है, राइट। हम 20-20 करके क्वेश्चन को, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 में से हम सी सेट के 20-20-20 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। उन फर्स्ट 20, सेकेंड 20, थर्ड 20 में जितने सी सेट के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 100 मोर देन 100 मार्क्स लाएं, और सी सेट तो किसी भी हालत में आपका क्लियर होने से रुक नहीं सकता। भले आप इंजीनियरिंग ना किए हों, भले आप मैथमेटिक्स आपको बैकग्राउंड ना रहा हो, फिर भी आप अगर मेरी ट्रिक को फॉलो करेंगे, मेरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपका डेफिनेटली सी सेट क्लियर होगा। और मेरी जो प्रोमिसेस हैं कि आपको मोर देन 100 मार्क्स लाना है, वो तो अपना टारगेट वही है। बट एनी हाउ आपका रुक तो सकता ही नहीं है, इतने तो मैं क्लियर कट कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जैसे कि कोई फार्मूला बेस्ड नहीं है कि आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप बिना फार्मूले के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, राइट। फार्मूले वहीं मैं बताऊंगा आपको जहाँ ज़रूरी होगा कि हाँ यहाँ ये फार्मूला लगाने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा हर्डल नहीं होगा, ठीक है। बिना बर्डन के आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 40 से डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ आरसीएस के क्वेश्चन है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन के, और उसके बाद फिर क्वांट रीजनिंग के जो चालू होते हैं क्वेश्चन वो 45 से चालू होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 5 फ्रेंड्स PQXYZ परचेज सम नोटबुक। हिंदी वाले भी आप हिंदी में भी कोशिश करें समझने की। 5 फ्रेंड हैं PQXYZ परचेज सम नोटबुक, कुछ नोटबुक परचेज करते हैं। द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, राइट। देखिए पहला स्टेटमेंट है जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स। जेड, चलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, PQXYZ, ठीक है। एक टेबल फॉर्मेट में बना लिया, ठीक है। जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स। मान लीजिए एक्स के पास जो भी है तो ये x प्लस 8 परचेज करता है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। 8Z प्लस एक्स, यहां पर दिया P एंड Q टूगेदर परचेज 21 बुक। ये दोनों मिला के 21 बुक परचेज करते हैं, राइट। Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P। देखिए Q परचेज करता है 5 नोटबुक P से कम, मीन्स P 5 नोटबुक ज़्यादा परचेज कर रहा। तो पहले तो आप ये 21 में 5 को अलग कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये बचा 16। 16 को P एंड इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो मीन्स 8 आएगा। 8 आएगा तो 8 आप यहाँ Q में ऐड कर दीजिए, रख दीजिए। अब यहाँ से 8 बचा तो 8 प्लस 5 ये हो जाएगा 13। देखिए अब यहाँ पर ये जो 5 है 8 प्लस 5, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा वो हो रहा। 8 प्लस 5, क्योंकि P में 5 ज़्यादा है, Q में 5 कम है, और ये दोनों का मिला के 21 होना चाहिए। 13 प्लस 8 21, यही दिया है तीसरे स्टेटमेंट में, ठीक है। X एंड Y टूगेदर परचेज 28, इन दोनों का मिला के 28 है, राइट। X Y का मिला के 28 है। P परचेज 5 नोटबुक मोर देन X, मतलब P जो है X से 5 नोटबुक ज़्यादा परचेज करता है। मीन्स अगर ये 13 है, 8 प्लस 5 है, तो मीन्स इसमें 8 आ जाएंगे X में, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। देखिए अब क्या दिया है, X एंड Y दोनों को मिला के 28 दिया है, तो 8X का हो गया, तो ये Y का कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है। अब क्या एक चीज़ दिया था आपने पहला स्टेटमेंट में देखा कि Z परचेज 8 नोटबुक मोर देन X। X से Z की 8 नोटबुक ज़्यादा है, मीन्स अगर X के 8 हैं तो ये 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। 5 स्टेटमेंट अपन ने रीड कर लिया, 5 से इंफॉर्मेशन ये फिल कर ली, 13 8 8 20 16, ठीक है। इफ ईच नोटबुक इज प्राइस्ड 40 रुपीज़ देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक। पहले तो आप इन पाँचों को ऐड कर लीजिए। देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32 और 20, 32 20 52 प्लस 13, ये हो गए 65 रुपीज़। मतलब 65 रुपीज़ इन द सेंस कि 65 नोटबुक हो गए, ठीक है। ईच की कास्ट कितने 40 रुपीज़ है, तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 65 दूना 130 और 130 दूना 260, मीन्स ये 2600 2600, ठीक है।
अब आप देख लीजिए आंसर अपना 2600 है। देखिए इसमें मैं आपको कोई फार्मूला नहीं लगाया, जो जो चीज़ें हैं आपको गिवन है। मेरा पहला फंडा यही है कि क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें मेंशन है, जो जो चीज़ें गिवन है, आप उसको नोटबुक में जहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं पेपर पेंसिल में पेपर में उसको नोट कर लें, ठीक। उनमें से फिर आप देखें कि आपसे पूछ क्या रहा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है उस डायरेक्शन में बढ़िए आगे। अब आपको उसके लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उनको आप फाइंड करिए, आगे बढ़ते जाइए, बस आपका क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा। हो सकता है कहीं इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े, कुछ इक्वेशन छोटी मोटी, पर आप कोशिश करें कि जितनी कम से कम इक्वेशन बने, जितनी आप डायरेक्टली कर पाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी बचता है और आपका मेन वो जो दिमाग में मतलब कि इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत सारे माइंड में बर्डन आएगा कि 5 इक्वेशन हो गई, 4 इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन हो गई अननेसेसरी, तो वो चीज़ों से भी बच पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमने क्या किया, पांचों स्टेटमेंट को रीड किया, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो सॉल्व किया। एट द एंड टोटल नोटबुक हमने देखा कि 65 है, 65 हर की एवरी नोटबुक की 40 रुपीज़ कास्ट है, तो 65 × 40। अब मल्टीप्लाई करना है, ये आप जितना जल्दी जितना ईजी वे में आप कर पाएंगे। देखिए अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आप उसको जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर पाएंगे वो बेहतर होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में जितना जल्दी जिस भी तरीके से आप मल्टीप्लाई जितना फास्ट कर पाएँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप ये सॉल्व करने के लिए ये ना देखें कि हिंदी में मैं इसको माइंड में कैलकुलेट करूँ कि इंग्लिश में कैलकुलेट करूँ, जिस भी तरीके से आप फास्ट इजली जल्दी कर पाएँ उस तरीके को अपनाएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम अ होम एट 14:30 मीन्स 2:30 पर मैन स्टार्ट करता है एंड ड्रॉव द विलेज, गांव की ओर निकल पड़ता है, ठीक है। अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटिंग 15:15 मीन्स 3:15। ध्यान रखिए ये होम की क्लॉक थी, उसमें 14:30 था, ये विलेज की क्लॉक है, ठीक है। विलेज क्लॉक में 15:15 है। आफ्टर स्टेइंग 25 मिनट्स इन, कहाँ स्टे कर रहा, विलेज में 25 मिनट। ही drove back by a different route of a length 1.25 times the first route, ठीक है। At the rate twice as fast reaching home at 16 hours, ठीक है। As compared to the clock at home, the village clock is, देखिए मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ हिंदी में। एक आदमी अपने घर से कितने बजे निकला, 14:30 पर निकला, ठीक है। 14:30 पर निकला, वो गांव पहुंचता है, तो जब गांव पहुंचा तो गांव की घड़ी में कितना बजा था, 15:15 था, ठीक है। जब वो घर से अपने निकला तो उसके घर की घड़ी में था 14:30। जब गांव पहुंचा तो गांव में जो घड़ी लगी थी गांव में 15:15 था, ठीक है। गांव में जाके वो 25 मिनट रुका और 25 मिनट रुकने के बाद एक वो दूसरे रूट से अपने घर के लिए निकल पड़ा। जिस दूसरे रूट से निकला उसकी जो लेंथ थी टोटल 1.25 टाइम्स तो पहले वाले रूट की थी, मतलब कि 1.25 गुना पहले वाले रूट में जितनी लेंथ थी उसकी थी। बट इस केस में उसने क्या किया कि लेंथ 1.25 के साथ साथ उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। तो वो घर पहुंचता है कहाँ, पहले घर से निकला था फिर से घर पहुंचता है 16 बजे, मतलब 16 आवर्स पर, ठीक है। बस ये चीज़ें गिवन है। अब पूछ रहा है कि घड़ी विलेज में कितने आगे पीछे है, ये पूछा क्वेश्चन में। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक टाइम को रेफरेंस लेंगे कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस टाइम से इस टाइम के बीच निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला कि उसने 14:30 पर तो गांव से अपने घर से निकला, वापस कितने बजे आया अपने घर, 16 पर आया, 16:00 मीन्स उसको बीच में टाइम टोटल कितना आने जाने में लगा, 14:30 मतलब 2-2:30 बजे निकला, 4 बजे वापस आया, मतलब उसको 90 मिनट लगा, ठीक है। टोटल उसको आने जाने प्लस गांव में जो 25 मिनट रुका उन सबको मिला के उसको 90 मिनट लगा, ठीक है। इतना आप क्लियर है। इस 90 मिनट में आप ये देखिए कि 25 मिनट वो गांव में रुका था, अब उसका बचा कितना, 25 मिनट गांव में रुका था, तो उस रुके को हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 65 मिनट्स बचेगा, ठीक है। ये मिनट्स में है, आप ध्यान रखना 65 मिनट उसके टोटल जाने में टाइम लगा और आने में टाइम लगा, ठीक है ना। अब देखिए टाइम 65 मिनट है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, दूरी अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो पहली बार मान लीजिए कि हमने डिस्टेंस x मान लिया, उसकी स्पीड हमने मान लिया y थी, ठीक है, क्लियर। ये जाते टाइम का है, आते टाइम उसको कितनी डिस्टेंस थी 1.25x, 1.25x ध्यान रहे।
स्पीड कितनी थी दूसरी टाइम मतलब लौटते टाइम 2/, थी। बस यही ना। अब अपने को इसी को सॉल्व करना है। चलिए x/y दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, मैं अगले पेज में कर रहा हूँ, ठीक है। ये 65 दिया था इज इक्वल टू x/y दोनों में कॉमन ले लिया, तो पहले में 1 बचा, दूसरे में 1.5 था। 1.5 को क्या मैं 5/4 लिख सकता हूँ, और नीचे 2 था। आपको याद ना हो तो आप पीछे जाके मैं दिखा देता हूँ। देखिए x/y कॉमन लिया तो इधर 1 बचा, इधर प्लस 1.25/2, ठीक है, यही चीज़ है, ये इतना बचा। इसको आप सॉल्व करिए तो x/y इंटू, देखिए ये 4 दूनी 8, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 एकम 8 5 13, 13/8, ये बराबर कितना 65 है। अब 65 इधर आप रख सकते हैं या इक्वल करके आप इधर रख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं तो 13 5 65, ये 5, 8 5 40, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 40 मिनट्स। x क्या था, पहले वाली की डिस्टेंस थी, ठीक है, और पहली स्टार्टिंग वाले की जो स्पीड थी y है, ठीक है। अब देखिए वो क्या हुआ, अब आप थोड़ा सा समझिए, इसको दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। जाते टाइम जब उसकी स्पीड x थी और डिस्टेंस x थी, उसकी स्पीड y थी, तो उसको टोटल 40 मिनट लगे, है ना। 40 मिनट अगर जाते टाइम लग रहे हैं तो लौटते टाइम उसकी डिस्टेंस कितनी थी 5/4x, मतलब 1.25 है ये टोटल, और स्पीड कितनी थी 2/, मतलब 5/8। ये देखिए ये 5/8 हो गया, ठीक है। अगले पेज में कर रहा हूँ, मतलब ये 5/8 इंटू कितना 40, समझ रहे हैं ना, 5/8 इंटू 40, तो ये 8 5 40, मतलब 25 मिनट उसको लौटते टाइम लगे। आप समझ गए ना, 40 मिनट जाते टाइम लगे प्लस 25 मिनट उसको लौटते टाइम लगे, ये टोटल 65। यही अपन लेके शुरू में किए थे, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 65 मिनट जो लगे थे आने और जाने में, वो 65 ये है, ठीक है। अब देखिए आपने अपने से पूछा क्या है, अब देखिए आप ध्यान देना कि 14:30 मतलब 14 आवर्स 30 मिनट्स पर वो निकला था अपने घर से, उसको जाने में लगे कितना टाइम 40 मिनट लगा। तो 40 मिनट अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 and 10 हो जाएगा, सॉरी 15 to 10 हो जाएगा, मतलब 15:10 हो जाएंगे। लेकिन जब गांव में पहुंचा तो गांव की घड़ी में कितना बजा था 15:15। तो अब आप बता सकते हैं कि गांव की घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे है। इसने क्या पूछा है, एज कंपेयर टू क्लॉक ऑफ होम, घर के कंपेयर में द विलेज क्लॉक, गांव की घड़ी में क्या हाल था, क्या टाइम था। तो 15:10 अपना कैलकुलेशन यहाँ से हो रहा, 15:15 गांव की घड़ी में था, ठीक है। तो वो 5 मिनट फास्ट थी गांव वाली घड़ी। आप समझ गए मैं इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया। x पहले वाली डिस्टेंस थी, उसकी हमने पहले जाते टाइम की उसकी स्पीड जो थी y मान लिया। अगले वाले में डिस्टेंस जो लौटते टाइम की डिस्टेंस थी 1.25 मतलब 5/4 थी, x था, ठीक, उसकी स्पीड हमने 2y मान लिया। इसको सॉल्व करके x/y निकाल लिया। x/y जैसे मान लीजिए 40 मिनट्स निकला, तो हमने 40 मिनट लगा लिया कि ये 2:30 से 40 मिनट ऐड किए तो 3:10 हो गया, मतलब 3:10 मतलब कि 15:10, ठीक है। और वहाँ गांव की जो घड़ी में था 15:15 था, मतलब गांव की घड़ी 5 मिनट आगे है। बस यही बताना है अपने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ पर्सन x वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन अमंग 6 चिल्ड्रन A B C D E F, ठीक है। सपोज A गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय B, थ्राइस द नंबर ऑफ मतलब 3 times दैट ऑफ C, 4 times दैट ऑफ D एंड 5 times दैट ऑफ E एंड 6 times दैट ऑफ F। ये ठीक है। A, what should be the minimum number of pen x should buy so that the number of pen each one get the even number। ये ध्यान रखना। देखिए मैं इसको हिंदी में आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा कि एक x नाम का बंदा है, पर्सन है, ठीक है, वो
उसके पास कुछ पेन्स हैं, वो 6 लोगों में पेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ABCDEF। उन 6 में से जो A के पास पेन आती है B के कंपेयर में दुगुनी आती है, ठीक है। C के कंपेयर में 3 गुनी, मतलब C को मान लीजिए कि 1 पेन मिली तो उस 1 के कंपेयर में A को 3 गुनी मिल रही है, ठीक है। D के कंपेयर में 4 गुना मिल रही है, E के कंपेयर में 5 गुना मिल रही है, F के कंपेयर में 6 गुना मिल रही है। ये क्वेश्चन है। अब आप ये समझिए कि A को मैं ऐसा क्या ले लूँ कि वो 2 गुना भी आ जाए, 3 गुना भी आ जाए, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी आ जाए। लेने के लिए तो मैं A को X मान लूँ, तो लेने के लिए तो मैं A को X मान लूँ, और अगर मैं A को X मान लेता हूँ तो वो फिर क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, नो डाउट सॉल्व हो जाएगा। पर उसमें क्या होगा, आंसर आपको डेसिमल में हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े, और डेसिमल में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसलिए उससे बेहतर ये है कि आप इसको एक काम करें कि A को कुछ ऐसी वैल्यू ले लें जो 2 का मल्टीपल, ये बोला ना कि ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इन सबका एलसीएम ले लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 20 3 60, ये 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। मैं अगले पेज में इसको समझाता हूँ, चलिए यहीं पर लिख देता हूँ ABCDEF। देखिए x को मैं 60, A को मैं 60x मान लिया, ठीक है। A को मैं क्या मान लिया, 60x मान लिया, क्यों, क्योंकि 60 एलसीएम आया था। अब क्या है, A जो है B के कंपेयर में ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है, तो B की कितना होगा, 30x, ये x उसी में मल्टीप्लाई है, ठीक है, 30x। C में क्या होगा, C जो है C के कंपेयर में A 3 गुना है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20x। आप समझ रहे हैं ना। D के कंपेयर में जो A है वो 4 गुना है, तो 4 गुना है मतलब D 1/4 होगा, तो 1/4 का मतलब 15x हो जाएगा। E के कंपेयर में 5 गुना है, मतलब ये 12x हो जाएगा। देखिए आप उल्टा ना समझ लेना, 5 गुना E के कंपेयर में A है, तो मतलब E क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, या यूँ कहूँ कि E जितनी वैल्यू उसमें 5 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो A के बराबर होगा। तो ये जो 12 है, 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60, और यही 60x है, ठीक है। F के कंपेयर में ये 6 टाइम्स है, मतलब ये 10x है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन सबको आप ऐड करिए, इन सबको ऐड करिए। देखिए ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, हर चीज़ का कई तरीके होते हैं, लोग अपने अपने तरीके से ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं। आप वो करें जिससे आप जल्दी कर सकते हैं, जिससे आप एक्यूरेट कर सकते हैं। देखिए 60 30 90 20 110 और 10 10 10, 110 और 30 140 और 5 2 7, 147x आ गया टोटल, ठीक है। कितना आया, 147x, ठीक है, x आया। अब देखिए पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट x शुड बाय, x क्या है, मतलब x सबको डिस्ट्रीब्यूट करा, मैं ये कैपिटल X है, मैंने स्मॉल x लिया है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पेन x शुड बाय सो दैट द नंबर ऑफ पेन इन ईच वन गेट्स इवन नंबर। देखिए 147x आया है, अब मान लीजिए मैं इस स्मॉल x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, अगर मैं 1 रख दूंगा तो इन सबके पास इतनी पेन हो जाएगी, मतलब x का 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 15 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, बाकी इस d के अलावा तो बाकी सबके पास इवन इवन है, बट ये d के पास ऑड नंबर है। यहाँ पर पूछा है 1 गेट द मिनिमम इवन नंबर, जिससे x की क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, x मतलब यहाँ पर कैपिटल X, तो उस कैपिटल X कितने डिस्ट्रीब्यूट करें जिसके कारण हर किसी के पास ABCD हर किसी के पास इवन नंबर हो। तो x की वैल्यू मैं 1 की जगह 2 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। तो ये 15 2 जाए, ये भी इवन नंबर हो जाएगा, बाकी सब तो इवन है, तो इवन में 2 का मल्टीप्लाई करने पर इवन ही आएगा, तो x की वैल्यू 2। अब जब 2 ले लिया तो ये 147 टोटल x था, 147x, x की वैल्यू जब 2 रख दिया तो कितना आ गया, 14 दूनी 28 7 दूनी 14, 294, ये आंसर आ गया, ठीक है। बस यही आंसर निकला था, मतलब 147 × 2 मतलब 294। समझ में आ गया ना। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस आप उसको समझ के इस तरीके से रहें, किस तरीके से अप्रोच अपना रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48, 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। देखिए इस टाइप के जो सर्कल के क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक तो सभी या तो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं या सभी बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड द सेंटर, तो इजी होता है।
और एक केस ये होता है कभी कभी, वो रेयरली होता है जब क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, तो उसमें ये होता है कि कुछ सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, कुछ टू आउटसाइड दैट सेंटर, मतलब बाहर की ओर फेस किए हैं। उस केस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर मतलब केयर करना पड़ता है कि कभी मतलब गलत होने के चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं, मतलब गलत ऐसा नहीं कि होता है, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि सभी सेंटर की ओर फेस किए हैं। अब अपन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि बी सिटिंग अपोजिट टू सी, मैं दो सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, 6 पर्सन बैठे हैं, तो एक दो, दो इधर बैठा दिया, दो इधर बैठा दिया, 6 हो गए ना। एक दो, दो इधर बैठा दिया, दो इधर बैठा दिया, 6 हो गए। पहले स्टेटमेंट में बोला कि बी सिटिंग अपोजिट टू सी, मान लीजिए मैं बी को यहां दे दिया, सी को यहां दे दिया। ठीक है, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। अब डी ई अपोजिट में बैठे हैं, तो डी ई इधर भी हो सकता है, यहाँ डी हो जाए यहाँ ई हो जाए, या यहाँ डी हो जाए यहाँ ई हो जाए, तो भी अपोजिट में होंगे। या फिर यहाँ दोनों को कर सकता हूँ, डी ई को कहीं भी दोनों में से, तो भी अपोजिट होंगे। अभी केस अपने पास क्लियर नहीं है, इसलिए अभी उसको होल्ड पर रखते हैं। अगले स्टेटमेंट चलते हैं। स्टेटमेंट में एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखिए, अगर मैं इसमें तो एफ की कहीं पोजीशन, मतलब सेकंड स्टेटमेंट में एफ की पोजीशन कहीं फिक्स है नहीं, तो मैं क्या करता हूं कि अकेले सेकंड स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं निकाला जा सकता, इतना तो हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, पहले दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करता हूं। देखिए पहले स्टेटमेंट से तो हमें कुछ भी पूछ रहा है, जो कि विच ऑफ द, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। देखिए पहले स्टेटमेंट में इतना दिया है, अब हमने बताया ना कि ई और डी और ई अपोजिट में है, तो यहाँ बैठ सकते हैं दोनों, कहीं भी यहाँ बैठ सकते हैं, तो भी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में अकेले एफ और बी का दिया है, तो भी उससे कुछ क्लियर तो है नहीं कि केवल अकेले से हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये पूछा है अपने से। अब देखिए यहाँ पर ए की कोई पोजीशन नहीं फिक्स है, यहाँ पर नहीं फिक्स है, तो अलग अलग तो कुछ निकाला नहीं जा सकता, इसलिए दोनों को मिक्स करते हैं। ये हो गया। अब एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ हमने एफ को बैठा दिया। एक और इसी का केस ले लेता हूँ, इसमें अगर दो बन रहा तो ये सी रहा, सेम चीज़ ये बी है। ठीक है, यहाँ हमने एफ बैठा दिया। अब देखिए डी और ई की बात रही, अब यहाँ तो डी ई बैठ नहीं सकते क्योंकि एफ के अपोजिट में डी ई नहीं हो, तो डी ई के लिए ये हमने डी मान लिया, इसको ई मान लिया। इस वाले केस में हमने डी इसको मान लिया, ई इसको मान लिया। ठीक है, देखिए 5 यहाँ पर बैठ चुके हैं, अब बचा कौन, ए बचा, तो ए यहाँ बैठ गया। इसमें भी 5 बैठ चुके हैं, ए बचा तो ए बचा। ये दो केस आ चुके हैं, है ना। अब देखिए पूछा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अकेले दोनों स्टेटमेंट से तो आंसर निकाला नहीं जा सकता, ये हमने देख लिया। अब ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, पहले केस में देखिए ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है, दूसरे केस में ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा है। तो हम अकेले से तो निकाल नहीं सकते, दोनों को अगर हम मर्ज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो भी हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ई आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, तो कुछ भी हम क्लियर नहीं कह सकते। इसलिए बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप को जनरली क्वेश्चन में ये दिया था, पहले स्टेटमेंट में ये दिया था अकेले एक से निकाल सकते हैं, दूसरे में अकेले दो से निकाल सकते हैं। सी जो तीसरा स्टेटमेंट होता है उसमें दोनों को मिक्स करके क्या हम आंसर निकाल सकते हैं, और जो डी होता है उसमें रहता है कि क्या हम दोनों को मिक्स करके आंसर भी नहीं निकाल सकते, ऐसा बस यही रहता है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में इतना टाइम लेना है या मुझे इतना टाइम लगता है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप समझिए पहले कि समझ में मतलब हम तरीके कैसे अपना सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आप जब एक बार समझ गए कि हाँ इस पैटर्न के इस वैरायटी के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका है, ये वेस्ट है, इस तरीके से ऐसा, तो आप फिर इसका आधा, एक चौथाई, एक पाँचवां, एक छठवां, जो भी आप टाइम लें कम से कम लें, उतने में सॉल्व करें, वही बेहतर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज क्या है। मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर, अपनी माता से 24 साल छोटी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी द रेशियो इन 3 and 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये मनीषा है,
ये उसकी मदर है, ठीक है। मनीषा की एज जो है उसकी माता से कितनी है, 24 ईयर कम है, यही है ना। मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर, और 5 साल बाद दोनों का रेशियो कितना है, 3:5। तो मनीषा की एज कितनी है, हमने x मान लिया, उसकी मदर की एज इतनी मान लिया, ठीक है। 5 साल बाद मनीषा की एज कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। मनीषा की माता की एज कितनी हो जाएगी, x+24+5 मतलब 29, इतनी हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो मतलब x/5/x/29, ये दिया है 3:5। देखिए क्वेश्चन को आप समझ के रेशियो को पुट करें, ऐसा नहीं कि पता चला मनीषा और उसकी माता की एज का रेशियो 3:5 दिया है तो आप उल्टा कर दें कि मनीषा की माता और उस मनीषा की एज का 3:5, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। वैसे भी आप ये सोचिए कि x एक पॉजिटिव नंबर हमने एज्यूम किया है, तो x+5 छोटा नंबर होगा, x+29 बड़ा नंबर होगा, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, समझ के करें, ठीक है। दिमाग खुली रखें, क्योंकि छोटी सी क्वेश्चन को सही करने के बहुत सारे, सिर्फ एक तरीका होता है, क्वेश्चन को गलत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कहीं भी गलती कर सकते हैं, इसलिए हर जगह आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें, कुछ भी नहीं बचा है। जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, बस मैं तो डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। देखिए 5x - 3x ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। 5x - 3x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू ये 29 × 3 ये कितना होगा, 87। ये 5 × 5 इधर लेफ्ट साइड में 25 होगा तो राइट साइड में जाएगा तो -25, ये कितना हो जाएगा 2x, x इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, x इज इक्वल टू 31, ठीक है। अब देखिए अपने से पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। मनीषा की एज 31 आ गई, तो मनीषा की एज ये रही 31। क्या हम अकेले पहले स्टेटमेंट से मनीषा की एज निकाल सकते हैं क्या, बताइए। नहीं निकाल सकते। पहले स्टेटमेंट में इसकी एज इसकी इनका दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम माता मतलब कि मदर और डॉटर का डिफरेंस निकाल सकते हैं, मनीषा की एज तो नहीं बता सकते कि कितनी है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 5 साल बाद दिया है ना, तो उनकी एज का रेशियो दिया है, उनकी एज तो नहीं दिया है, तो दूसरे स्टेटमेंट से भी नहीं निकाल सकते। हाँ, दोनों को कंबाइन करके जरूर निकाल सकते हैं। हमने दोनों को कंबाइन करके सॉल्व किया तो 31 आया ना, तो दोनों को मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए दोनों को स्टेटमेंट को, इसलिए आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट को हमने मिक्स करके जब दोनों को मिला के सॉल्व किया था तब 31 इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर 6 लेक्चर ABCDEF ईच ऑफ 1 आवर, मतलब 6 लेक्चर ABCDEF हैं जो सभी 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, आर शेड्यूल्ड बिटवीन 8 AM एंड 2 PM, मीन्स 6 घंटे में शेड्यूल है, ठीक है। ABCD, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हिच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, मतलब ABCDEF जो 6 दिए उनमें से तीसरा लेक्चर किसका होगा, कौन सी सब्जेक्ट का है, ठीक है। पहले में दिया, पहले स्टेटमेंट में दिया है लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय A एंड फॉलो बाय C, मतलब वो ये दिया है कि लेक्चर जो F है प्रेसिडेड बाय A, मतलब A से आगे है एंड फॉलो बाय C, ये 3 तो एक साथ हो गए, इतना हमें फिक्स हो गया, ठीक है। सेकंड में बोला है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि देयर इज नो लेक्चर बिटवीन आफ्टर बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, मतलब कि बी सबसे लास्ट है, ठीक है। बी के बाद देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, मीन्स बी लास्ट लेक्चर है, इसलिए बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। तो ये तीनों तो एक साथ हैं, ये पहले स्टेटमेंट में दिया है। अब 6 लेक्चर हैं टोटल, तो अकेले आप इससे क्या पूछा है, विच लेक्चर इज इन थर्ड पीरियड। अब अकेले इससे तो नहीं बता सकते कि तीसरे लेक्चर कौन सा होगा, अकेले इससे भी नहीं बता सकते, मतलब ना तो पहले से आप बता सकते हैं ना दूसरे से, दोनों को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए कि AFC
फिर हमने 2 और लेक्चर हो गए, फिर भी हो गया, एक ये केस बन सकता है। या फिर AFC, उसके बाद एक लेक्चर, फिर भी एक लेक्चर इधर आ गया, तो ये 6 हो गए। या फिर AFC ये हो गया और B डायरेक्ट हो गया, 2 लेक्चर इधर हो गए। अब समझ रहे हैं? तो इन तीनों में क्या बता सकते हैं फिक्स कि तीसरा लेक्चर कौन होगा? इसमें तीसरा लेक्चर C है, इसमें तीसरा लेक्चर F है, इसमें तीसरा लेक्चर A है। तीनों में अलग अलग है, तो हम नहीं बता सकते, दोनों को कंबाइन करके भी नहीं बता सकते कि तीसरा लेक्चर कौन सा होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया ना? कुछ अलग तो हमने नहीं किया ना। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए अभी मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर कई तरीके से हैं। बेहतर होगा कि मैं अभी इसको कभी बाद में मैं डील कर लूँगा, आपको बता दूंगा। मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए करेक्ट नहीं होगा हर जगह। और या तो मुझे लग रहा है कि फिर ऑप्शन ही गलत हो, मतलब स्टेटमेंट ही गलत हो सकता है, या फिर इसका आंसर डी हो सकता है। ठीक है, कुछ जगह आंसर इसका सी दिया है, पर वो मुझे नहीं लगता। ठीक है, इसलिए अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55। देर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ अ 3-digit पिन। एक न्यूमेरिक लॉक है जो 3 डिजिट का उसमें पिन डाला है। ठीक है, पासवर्ड। द पिन कंटेन डिजिट 1 to 7, मतलब 1 से 7 तक, मतलब 1 2 3 4 अप टू 7। ठीक है, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। डिजिट में कोई रिपीटेशन नहीं है। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यही चीज़ दिया, लेफ्ट टू राइट आर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। कोई भी 2 डिजिट हैं वो रिपीट तो नहीं होंगी, पहली बात ये बोला है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, और जो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव डिजिट हैं वो उनके बीच एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होगा। एटलीस्ट, ध्यान दीजिए शब्दों में, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी। मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा अटेम्प्ट कर सकता है जिसमें कंफर्म हो जाए कि हाँ इतने अटेम्प्ट में तो उसको करेक्ट पिन मिलेगा ही सही। जैसे कहते हैं ना, हिट एंड ट्राई मेथड लगाते हैं कि किसी का पासवर्ड चोरी कर रहे हैं, तो मतलब एक बार ये डालते हैं, 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 अलग अलग करके। तो हम ऐसा हो कि मतलब कितनी बार हम कोशिश करें कि उतने में तो हम पक्के हो जाएं कि हाँ आंसर तो मिल ही जाएगा इतने में, मतलब सही पिन तो मिल ही जाएगा। बस यही चीज़ बताना है अपने को। चलिए देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है ना, लेफ्ट टू राइट। तो मान लीजिए मैंने पहले को 7 ले लिया, अब 2 का डिफरेंस होना चाहिए अगले डिजिट में, मतलब अगले पिन में, तो मिनिमम 5 मैं ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब फिर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये मैं 3 ले लिया। 4 नहीं ले सकता, यहाँ पर 6 नहीं ले सकता, क्योंकि 7 के बाद अगर 6 ले लिया तो डिफरेंस 1 का हो जाएगा। हाँ, 5 से ज़्यादा हो सकता, मतलब डिफरेंस जो है वो 2 से ज़्यादा हो सकता है। और अगर 2 से ज़्यादा करूँगा तो 5 की जगह मैं 4 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 1 भी। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब ये ले सकते हैं। ठीक, तो ये 7 लिया, 7 के बाद 5 इनमें 2 का डिफरेंस है, ये 3 ले लिया। तो अब मैं यहाँ पर 3 की जगह 2 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि मिनिमम 2 का डिफरेंस बोला है ना, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं दिया है। तो ऐसे यहाँ से 3 नंबर हो जाएंगे, ये 3 हो गए। ठीक है, अगर मैं 7 ये लिया, 7 के बाद में 5 की जगह 4 ले लिया। ठीक है, तो अगला फिर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो या तो मैं 2 ले लूँ या 1 ले लूँ, तो ये दोनों केस चल जाएंगे, तो 3 + 2। ठीक, अब मान लीजिए मैं 7 की जगह 7 लिया, वही चीज़ 4 की जगह ये 3 ले लिया, तो अब यहाँ पर 2 तो नहीं ले सकता, 1 ही ले सकता हूँ ना, तो ऐसा 1 नंबर फिर से बन गया। ठीक है, तो ऐसे कितने हो गए? 3 2 5 1 6 नंबर हो गए यहाँ से। मान लीजिए अब मैं इसमें 7 की जगह 6 लेता हूँ, तो अब यहाँ पर 5 नहीं ले सकता, क्योंकि मिनिमम 2 का डिफरेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ। फिर 2 का मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो या तो 2 ले लूँ या तो 1 ले लूँ, तो 2 नंबर यहाँ से बन गए। इसमें अब 2 फिर से ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब ये 6 लिया, 6 के बाद मान लीजिए मैं 3 ले लिया। ठीक है, मिनिमम 2 का डिफरेंस है। अब अगली बार 2 नहीं ले सकता, 1 ले सकता हूँ, तो 1 नंबर यहाँ से भी बनेगा, ये 1 नंबर यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं 6 की जगह 5 ले लिया, तो 5 के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा, तो फिर 1 लेना पड़ेगा, तो 1 नंबर ये भी हो गया। अब टोटल इन सबको ऐड करिए, 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10, ये रहा टोटल आंसर। अब आप इतने 10 अटेम्प्ट आप लगाएंगे तो आपका मतलब पिन जो है, पासवर्ड जो है, पक्के में कंफर्म हो जाएगा कि आपका लॉक खुलेगा ही सही, मतलब सही आप पिन पा लेंगे। ठीक है,
समझ गए ना। इसमें क्या था, आपने को गिनती करनी थी, काउंटिंग करनी थी, बस यही था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं आपको क्या कोई ऐसा कोई फिक्स हिडन फार्मूला नहीं बता रहा हूँ कि आप फार्मूला याद करें तो ही आपका आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर आएगा। अब बिना फार्मूले के जनरल चीज़ें यूज़ करिए ना, आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरल चीज़ें ना एग्जाम में यही हमारे दिमाग में आती हैं, वो कोई स्टैंडर्ड मतलब कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं आती दिमाग में एग्जाम के टाइम पर हमारे दिमाग में, ठीक है। अदरवाइज अनटिल अनलेस आपकी बहुत प्रैक्टिस ना हो तब, ठीक। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। 56 में क्या है, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट एज अ वर्टाइसेस, ठीक है, टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जिस पर 8 पॉइंट हैं, मैं मान लिया एक, ये 2 पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये इसको मिला दिया। अब 3 पॉइंट 1 2 3 इधर कर देता हूँ, 1 2 3 इधर कर देता हूँ, ठीक है, समझ गए ना। देयर आर 8 मतलब देखिए 3 3 6 2 8 ये पॉइंट हो गए, ठीक है। हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज अ वर्टाइसेस एंड टेकिंग डायमीटर एज वन साइड। इसकी कंडीशन क्या है कि डायमीटर को एक साइड लेना है, उसके अलावा आप ऐसे कितने राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक। देखते हैं, मान लीजिए कि मैं इसको ले लिया ए, ये बी, ये रहा सी डी ई एफ, ये रहा जी एच, ठीक है। मान लीजिए मैं ए बी डायमीटर को उसकी एक साइड ले लिया, तो अब मैं अगर सी को ले लेता हूँ एक साइड, तो ए सी को मिला दिया, ये तो एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं ए से ई को लिया, ए से ई को लिया, यहाँ से मिला दिया इसको, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं जी को लिया तो एक यहाँ से मिला दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इस डायमीटर के एक साइड हमें 3 त्रिभुज मिल गए, 3 त्रिभुज मतलब 3 ट्रायंगल मिल गए एक साइड, ठीक है। तो 3 इधर भी मिलेंगे ना, इधर भी 3 मिलेंगे ऐसे, तो 3 3 6, मतलब क्या हो गया कि अगर हमने ए बी को एक डायमीटर लिया तो ऐसे हमें 6 ट्रायंगल मिले, 6 ट्रायंगल मिल गए, ठीक है। अब ऐसे डायमीटर कितने हो सकते हैं, ए बी एक डायमीटर है तो सी डी एक डायमीटर होगा, ई एफ एक डायमीटर होगा एंड जी एच भी एक डायमीटर होगा। तो ऐसे टोटल कितने डायमीटर हैं, 4 डायमीटर हैं, है ना। एक डायमीटर से 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 4 डायमीटर से 6 × 4 मतलब 24, या इसी को आप 4 × 6 6 6 ऐड कर दें तो भी 24 वही आएगा। क्यों, क्योंकि एक डायमीटर जब हमने लिया तो टोटल हमारे पास 6 ट्रायंगल बने। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे 4 डायमीटर हैं टोटल, ऐसे टोटल 4 डायमीटर हैं। तो सभी में 6 6 बनेंगे, तो 6 को 24, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या था, ये आंसर है इसका, बाय द वे ये नहीं है, 24 ये आंसर है, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या था ऐसा, बस आपको एक बार काउंटिंग करनी थी और बस डायमीटर काउंट करके फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना था या सम कर लेना था, कुछ भी नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days, right? In how many days 12 men and 20 and are, इन दोनों में अंतर होता है। देखिए एक तो वैसे भी आप अंतर जानते होंगे, कई टाइप से अंतर होता है, जो एंड होता है एंड एक आर होता है, ठीक है। एंड का मतलब प्लस होता है, एक बुलियन में भी आप पढ़े होंगे वो भी होता है। यहाँ पर आर का मतलब कि वेदर दिस आर दिस, या तो ये या तो वो, ठीक है। यहाँ भी अंतर होता है, आप ये टाइम वर्क का जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ भी अंतर होता है, आप इसमें भी ध्यान रखें। 24 men 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज 12 men एंड 24 women, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। चलिए मैं इसको अगले पेज में समझाता हूँ। देखिए 24 men एंड 12 women, ये 30 दिन में किसी काम को करते हैं, तो ये इक्वेशन बनती है ऐसे, 24 men, ये मेन लिखना है, 12 women डू पीस ऑफ वर्क इन 30 days, ये टोटल काम हो गया। एक टोटल काम का फार्मूला होता है MDH/W, तो बेसिकली यही होता है, बट इसको कभी लोग बताते नहीं है। मतलब नंबर ऑफ मेन हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया, ये H मतलब नंबर ऑफ आवर्स हो गया, W मतलब कितना काम कंप्लीट हुआ, ये फार्मूला होता है, बट इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। जनरली कभी करते हैं बट वो हिडन रहता है एक तरह से, ठीक है। देखिए तो टोटल काम ये होगा, 24 मेन 12 वोमेन है, ठीक है, 30 days में इतना काम कर रही हैं,
राइट। उसने पूछा कि 12 मैन और 24 वोमेन कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। 12 मेन एंड 24 वोमेन इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, लेट से x दिन में कंप्लीट करेंगे। अब आप ये बताइए कि मैं इस चीज़ को कैसे फाइंड करूं, क्योंकि हमें यहाँ मेन एंड वोमेन में कोई रिलेशन नहीं दिया है कि एक आदमी एक औरत के बराबर काम करता है दिन भर में, या एक आदमी दो वोमेन के बराबर काम करता है, या एक मेन जो है वो 3 वोमेन के बराबर काम करता है। ऐसा तो कुछ भी रिलेशन नहीं दिया है। तो जब ये रिलेशन नहीं दिया तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि 12 मेन को हम 12 वोमेन के बराबर रख दूं, या 24 वोमेन के बराबर रख दूं, या 48 वोमेन के बराबर रख दूं, या फिर 6 वोमेन के बराबर रख दूं। तो इससे ये भी नहीं काउंट कर सकते ना, इस x की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते बेटा, क्योंकि इसमें मेन की वैल्यू मान लीजिए कि एक वोमेन के मतलब एक मेन की वैल्यू एक वोमेन के बराबर दी होती, या फिर एक मेन की वैल्यू 2 वोमेन के बराबर दी होती, या फिर एक मेन की वैल्यू 3 वोमेन की बराबर दी होती। ऐसा कुछ भी तो नहीं दिया हमें कंक्लूजन में, ना तो क्वेश्चन में दिया है, ना तो हम जो भी स्टेटमेंट दिया है उससे हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब डाटा इनएडुकेट है टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। ये सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 58, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस मच इज डिवाइडेड बाय 1261। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देख के डर टाइप का लग रहा होगा, बट ध्यान रखिए और बिलीव करिए, जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में या क्वांट में मैथमेटिक्स में जितना देखने में खतरनाक लगता है उतना ही इजी होता है वो क्वेश्चन। बस उसको आपको एक बार गौर से देखना होता है, एक बार गौर से उसको देखना होता है, ठीक है। देखिए इस नंबर को डिवाइड करना है आपको 1261 से, राइट। अब देखिए किसी भी नंबर्स को जब हम किसी से डिवाइड करते हैं, अगर उसका डिवीजन पूरा पूरा चला जाता है, मतलब वो नंबर से कट जाता है सामने बड़ा वाला नंबर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर मतलब हिंदी में शेषफल कहते हैं, जीरो आता है ना, जीरो आता है। और अगर नहीं जाता पूरा पूरा, जितना बच जाता है वही उसका रिमाइंडर अथवा शेष हो जाता है, ठीक। सेम चीज़ यही अपने को करना है, इसमें से अपने को 1261 का डिवाइड करना है, बस यही करना है। तो सबसे पहले तो ये 1261 जो दिया है इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, राइट। कैसे करेंगे, देखिए 1 + 2 3 और 6 कितना होगा, देखिए 3 6 3 9 1 10। अब अगर ये 10 है, इसका सम इन सबकी डिजिट का सम 6 10 है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 9 27 इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ये कंडीशन होती है डिविजिबिलिटी की, ठीक है। ऑड नंबर है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं तो 7 × 7 = 7, 5 बचा, 56 हुआ, 7 8 56, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से कटेगा नहीं, 11 से तो 11 × 1 = 11, फिर 1 बचा 16 हुआ, 11 × 1 = 11, ये 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से काटते हैं। तो 13 से कटा तो 13 3 × 39 और 13 ये 1300 मतलब कट जाएगा, मतलब 13 9 17 117, 13 9 117 होता है ना। तो ये बचा कितना, 9 बचा, ये तो 13 से 3 94, मतलब इस बड़े वाले नंबर्स को आप 13 × 97 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 × 97, तो ये 97 देखिए यहाँ पर है तो ये 97 कट जाएगा, है ना, बचेगा 13। तो 13 से ये 13 7 95 ये भी कट जाएगा, मतलब इस 1261 मतलब कि 13 × 97 से ये पूरा ऊपर वाला नंबर कट गया। अब आप ये मत सोच लेना कि ये बाकी नंबर्स ये 7 बच गया, 92 93 94 ये सब बच गया है, कहाँ कटा पूरा, नहीं। कटने का मतलब कि ये क्वोशेंट आ गया है, मतलब जिसको हम भाज्य भाजक ऐसा कुछ कहते हैं ना ऊपर, जैसे 13 × 5 65 है मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो 13 बचे 65, वो 5 बार भाग गया है, मतलब 5 टाइम्स गया है ना, उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। और जब पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष 0 आएगा, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। आपने क्या किया, 1261 जो दिया था उसको फैक्टराइज करके 13 × 97 किया, 97 से 97 कट गया, 13 × 7 ये 91 हो गया, तो ये भी कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, राइट। बस इतना ही था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की।
ये 8 है, ये 20 है, ठीक है। लेंथ कितनी दिया है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 8 सेंटीमीटर। पहला स्टेटमेंट बोला है इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट। क्या ये संभव है कि उस सीट को, ये कौन सी सीट, ये 20/8 की जो रेक्टेंगुलर सीट दी है, इसको 4 स्क्वायर में डिवाइड करना है, कट किया जाए। एग्जैक्टली 4 बोला है, मतलब एग्जैक्टली 4 में ही आपको कट करना है, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, वो इसने ये नहीं बोला कि वो जो चारों पीस है वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल एरिया की होने चाहिए, वो ऐसा नहीं बोला है। होने क्या चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। उसने बोला 4 स्क्वायर सीट होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वो बराबर नहीं, जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस वो 4 का मतलब 4 ही पीस में कट होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है, देखते हैं। अगर ये 8 है, स्क्वायर बनाना है तो मतलब 8/8 का होना चाहिए, तो ये भी मान लीजिए कि ये भी 8 हो गया, ठीक है, 8/8 का। फिर अगला काट दिया तो ये भी 8, मतलब 8, ये 8, ये तो 8 है ही सही, ये भी 8, ये भी 8, मतलब 8/8 मतलब स्क्वायर है। अब ये कितना बचा, ये 8, ये 8, तो ये कितना बचा, 4 बचा। अब आप इनकी साइज पर मत देखना एग्जैक्टली कि मैं इक्वल काटा हूँ, ये लेंथ 4 बची क्योंकि टोटल 20 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये टोटल 8 है, ये 4 है, तो अब आप इसको अगर बीच से काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4, ये 4, तो ये भी एक स्क्वायर हो गया, और ये 4 और ये 4, तो ये भी एक स्क्वायर हो गया, मतलब 4 स्क्वायर में कट गया ये, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट फिर से बनाऊँ इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, तो ये 8 है, तो ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, ये 4, तो ये 4 कट गया, तो ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। तो 1 2 3, ये 4 स्क्वायर बन गए, है ना। एरिया इक्वल नहीं बोला, बट वो स्क्वायर होना चाहिए एग्जैक्टली 4 पीस, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट इंटू 10 ट्रायंगुलर सीट ऑफ इक्वल एरिया। क्या ऐसा संभव है कि इस सीट को 10 ट्रायंगल में आपको कट करना है, क्या ऐसा संभव है, और उनकी इक्वल एरिया होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये वही 8/20 की सीट है, ठीक है। मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ये 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ये पार्ट्स इक्वल है मान लीजिए, ठीक है। अब 5 पार्ट्स हो गए, इनको ट्रायंगल की एरिया बनानी है, तो मान लीजिए मैं इसकी सीट को बीच से काट दिया, तो ये 2 ट्रायंगल हो गए, इसमें काट दिया 2 ट्रायंगल, इसमें काट दिया, इसमें काट दिया, इसमें, हर एक पार्ट्स में 2 2 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4, ये रहा 5 6 7 8 9, ये 10 ट्रायंगल बन गए इक्वल एरिया के, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, सीधा सा था, आपको चेक करना था, बस चेक कर लिया आंसर आ गया, है ना। पर देखिए ध्यान रखना, एग्ज़ाम टाइम में ये इतना आसान नहीं लगता, बाहर आप करेंगे बाद में करेंगे तो आपको आसान थोड़ा सा लगे कि ईजी है, ऐसा है, बट ये एग्ज़ाम के टाइम में बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 60, और ये आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। व्हेन 70% ऑफ अ नंबर x is added to another number y, the sum become 165% of the value of y। मतलब 70% का मतलब क्या, मैं 0.7 लिख सकता हूँ ऑफ x, ठीक है, किस नंबर का, x का, किस में ऐड किया जाता है, एक नंबर y में ऐड किया जाता है, तो क्या आता है 165% दिया है, तो इसको परसेंट को मैं क्या 1.65 लिख सकता हूँ, किसका, द वैल्यू ऑफ y, ये लिख सकता हूँ ऐसा। देखिए परसेंट का मतलब ये होता है अगर परसेंट में है वो नंबर तो उसको आपको डेसिमल में बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल इन द सेंस कि परसेंट को हटाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको परसेंट बनाना होता है तो उसी 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर परसेंट हमें हटाना था, एक नंबर्स में लाना था, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया 100 का, ठीक है। बस इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 0.7x इज इक्वल टू, ये बाई मतलब 1 उधर माइनस में होगा जाके राइट साइड में, तो ये कितना बचेगा 0.65 बाई को इधर लाइए, x अपान बाई इज इक्वल टू 0.65 अपान 0.7। क्या मैं इसको 65 अपान 70 लिख सकता हूँ, 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 65 हो गया, ये 70 हो गया। जब मैं इसको कट करूँगा तो 5 से काटूंगा तो 13 × 5 = 65, 14 × 5 = 70, ठीक है, 13/14 आ गया, राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। अगले में दिया है, फिर दिया है व्हेन 60% ऑफ द नंबर x,
मतलब 0.6 लिख सकता हूँ क्या मैं उसी नंबर का x इज एडेड टू अनदर नंबर z प्लस z एडेड टू अनदर नंबर z देन द सम बिकम 165% द वैल्यू ऑफ z। मतलब क्या मैं 1.65 z लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ये रहा 0.6x, इस z को उधर ले जाइए तो 1.65 में से 1 माइनस चला जाएगा तो ये 0.65 z हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अगले पेज में लिख रहा हूँ। तो ये x अपन z को आप इधर लाएंगे तो कितना होगा, ये 65 है, ये 6 है। ठीक है, तो ये 0.65 अपन 0.6 जीरो आप लिख सकते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65 अपान ये 60, 5 से काटेंगे तो ये 13/12। ठीक है, देखिए x अपान जेड 13/12 आ गया और एक में क्या दिया था x अपान वाई, जो पहले वाले को हमने फाइंड किया था। आप देख सकते हैं कि 13/14 था, 13/14 आप ध्यान रखना। ठीक है, ये रहा 13/14। क्या मैं इनको x वाई जेड लिखूं अगर अलग अलग वैल्यू? देखिए इनमें क्या है, x ऊपर दोनों में है तो x सेम है ना, x सेम है मतलब अब इनका रेशियो मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्म में। ठीक है, अगर x मतलब कोई भी एक वैल्यू अगर सेम नहीं होती, बाय द वे मान लीजिए यहाँ 13 था यहाँ 12 होता या यहाँ कुछ उल्टा होता, तो वो मल्टीप्लाई करके हमें किसी एक कॉमन वैल्यू को इक्वल बनाना पड़ता। और जिस चीज़ का हम मल्टीप्लाई अगर ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी, मतलब नोमिनेटर में करते तो डिनोमिनेटर में करना पड़ता या डिनोमिनेटर में करते तो नोमिनेटर में, क्योंकि हमें इक्वल बनाना है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी 13 है ना, x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 14 है एंड z की वैल्यू यहाँ से 12 है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? दरअसल ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। बट रेशियो मान लीजिए कि आप k लेते हैं तो k तो सभी मिलेंगे ना, जिसमें मल्टीप्लाई होगा तो सभी में होगा, तो इसलिए हम k को हटा दिए, समझने की बात है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सबसे इसमें बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा y है, उसके बाद 13 है, 14 के बाद 13 आएगा x, उसके बाद छोटा फिर z है। बस ये रिलेशन आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर, बस बाई एक्स जेड आपको देखना है, आंसर में ढूंढना है बाई एक्स जेड। ये रहा बाई सबसे बड़ा फिर एक्स फिर जेड सबसे छोटा, यही निकाला हमने, बाई सबसे बड़ा जेड सबसे छोटा, एक्स बीच में। देखिए बाई सबसे बड़ा जेड सबसे छोटा, एक्स बीच में, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? देखिए क्वेश्चन जो है सी सेट के अपने लेवल पर थोड़ा सा टफ होते हैं, थोड़ा सा इजी होते हैं, वो आपका लेवल है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बट मैं आपको इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मेरे तरीकों को अपनाएंगे तो आप 100+ स्कोर लाएंगे सी सेट में। और इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली, थोड़ी सी कुछ तरीके अपना लिए, तो आपका सी सेट तो किसी भी हालात में रुक नहीं सकता, इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जिन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, ये एक्चुअल में एग्जाम के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम के मैं पेपर्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको उससे कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ एक्चुअल एग्जाम की ये क्वेश्चन है तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं बाहर से भी क्वेश्चन उठा सकता हूँ, पर आपको हो सकता है कि वो आपको लगे कि ये बाहर के क्वेश्चन है, एग्जाम में पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो समझ आएंगे कि एग्जाम में कि बाहर वाले इजी क्वेश्चन है, एक्चुअल एग्जाम के टफ हो, या कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं। इसलिए मैं एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि उससे आपको एक एक्चुअल एग्जाम का आइडिया लगे कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको तैयारी करनी है। बने रहिए, आगे मैं फिर कोशिश करूंगा अगला लेक्चर लाने के लिए। ठीक है, एक बार देखिए, ना समझ आए दोबारा देखिए, आप इनसे देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, जहां आपको डाउट लगे कमेंट्स में पूछिए। आपको जिन टॉपिक्स पर, किसी स्पेशल टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, मतलब लेक्चर चाहिए कि ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स अगर अच्छे हैं तो मुझे लगेगा तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो इंडिविजुअली बना दूंगा। ठीक है, चलिए बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।